हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आइज फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स। वो मैं 27 जुलाई को कर नहीं पाया था बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल। तो आज मैं वो करके ले आ रहा हूँ आपके लिए। और ये जो भी 27 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो यहाँ पे कवर होने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज बीजिंग द मीडिएटर। बीजिंग के बारे में बात हो रही है, चाइना के बारे में बात हो रही है, जो कि एक मीडिएटर, तो ये आईआर का टॉपिक हो जाएगा। सेकंड टॉपिक इज अबाउट नेम्स ऑफ ढाबा ओनर्स ऑन कांवर रूट। कांवर रूट जो होता है, जो कि सावन महीने में कांवरिया लोग होते हैं, जो कि भगवान शंकर की पूजा करने के लिए पानी लेके जाते हैं, जल चढ़ाने के लिए। उनके रास्तों में जो भी ढाबे आते हैं, ढाबा, क्योंकि उनको वेज फूड चाहिए होता है, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। थर्ड इज अ न्यू पुश इन द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में नया पुश बिम्स्टेक की तरफ इसका एंगल है। तो फर्स्ट टॉपिक, द इंडियन एक्सप्रेस बीजिंग द मीडिएटर, ये लिखा है श्री राम माधव ने। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में देखते हैं क्या लिखा है, क्यों न्यूज़ में है। तो चाइना की फॉरेन पॉलिसी को लेकर न्यूज़ में है। चाइनाज फॉरेन पॉलिसी इज अंडरगोइंग अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट अंडर जी जिनपिंग, marked by increased assertiveness and a global outreach. Recent diplomatic initiative in the Middle East and Ukraine exemplify this new trajectory. नया जो भी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव हो रहा है मिडिल ईस्ट में और यूक्रेन में, उसके एग्जाम्पल से ये दिख रहा है कि बीजिंग का, चाइना का जो ग्लोबल रीच है, आउटरीच है, असर्टिवनेस है, फॉरेन पॉलिसी है, वो कैसे शेप ले रहा है। तो पहले हम बात करते हैं मार्च 2023 के अग्रीमेंट से। चाइना ब्रोकर्ड एन अग्रीमेंट बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया टू आर्क मीन्स ईरान और सऊदी अरेबिया। ईरान एक शिया इस्लामिक कंट्री है और सऊदी अरेबिया एक सुन्नी इस्लामिक कंट्री है। दोनों एक आर्क राइवल्स हैं, दोनों की आपस में बनती नहीं है। इनके बीच में डिप्लोमेटिक टाइज को री एस्टैब्लिश कराने का काम किसने किया है? चाइना ने किया है। तो ये बहुत बड़ा लैंडमार्क बात हो जाती है। दिस वॉज परसीव्ड एज अ सिग्निफिकेंट सक्सेस फॉर चाइनीज फॉरेन पॉलिसी एम्ड एट लिमिटिंग अमेरिकन इन्फ्लुएंस। तो आपको पता है कि यूएस जो है वो सबसे बड़ा एक पावर बोला जाता है, हेजमोनिक पावर, जिसकी बात सारे कंट्रीज सुनती है। तो यूएस की बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बट चाइना की बात इन दोनों कंट्रीज ने मान लिया। ये बहुत बड़ा चाइना के फॉरेन पॉलिसी के लिए एक पुश है। फिर अभी जुलाई 2024 में बीजिंग डिक्लेरेशन चाइना ने साइन किया है। चाइना होस्टेड लीडर ऑफ 14 पैलेस्टीनियन फैक्टर। पैलेस्तीन आप समझते हो, पैलेस्तीन का नाम आपने सुना हुआ है। पैलेस्तीन के अलावा इसराइल का नाम आपने सुना हुआ है। तो पैलेस्तीन में कोई एक पार्टी या कोई एक तरह का स्टेट नहीं है। वहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ियां हैं जो पैलेस्तीन के अलग अलग जगह पे रूल कर रही होती हैं, जिसमें हमास भी है। हमास का नाम आपको पता होगा, फतह भी है। हमास एंड फतह टू साइन द बीजिंग डिक्लेरेशन। उसमें उन्होंने कोशिश ये किया है चाइना ने कि जो भी पैलेस्टीनियन फैक्शंस हैं, पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज हैं, पैलेस्टीनियन ग्रुप्स हैं जो कि पॉलिटिकल चीज़ों के लिए लड़ती रहती है पैलेस्टीन में, सब लोग मिलकर यूनाइट हो जाए। यूनाइट होंगे तो जाके वो एफर्ट लगा पाएंगे और कुछ सोल्यूशन निकल पाएगा, जिससे पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट का, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो, ये पहला वाला बहुत लैंडमार्क था, दूसरा वाला भी कितना लैंडमार्क है आपको समझ में आ रहा होगा। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट फॉलोइंग द बीजिंग डिक्लेरेशन, चाइना's फॉरेन मिनिस्टर वांग ई engaged with यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा डिस्कसिंग पोटेंशियल रेजोल्यूशन टू यूक्रेन क्राइसिस। तो हमास इसराइल का क्राइसिस का सॉल्यूशन देने की कोशिश कर ही रहा है चाइना, यूक्रेन का भी देने की कोशिश कर रहा है। रशिया उसका बहुत अच्छा दोस्त है ही चाइना का। ईरान और सऊदी अरेबिया को आपस में मिलवा दिया। ये बहुत बड़ी बात है और दिखाता है कि चाइना डिप्लोमेटिक रूप से काफी आगे जा रहा है ना। यहाँ देख लो ईरान है और यहाँ देख लो सऊदी अरेबिया है। एरिया वाइज ईरान सऊदी अरेबिया आपको ऑलमोस्ट एक बड़ी कंट्रीज देखेंगे, बराबर कंट्रीज देखेंगे। सऊदी अरेबिया सुन्नी वर्ल्ड को लीड करता है, ईरान शिया वर्ल्ड को लीड करता हुआ आपको दिखाई देगा। और इन सब के बाद यहाँ पे ये वाला जो इलाका है, इधर आपको दिखेगा इसराइल, यहाँ दिखेगा पैलेस्तीन, यहाँ दिखेगा ये गाजा स्ट्रिप। तो पैलेस्तीन में बहुत सारे अथॉरिटीज हैं जिनको बुला के बीजिंग डिक्लेरेशन कराया है। चाइना का रोल एज ए मीडिएटर बढ़ता जा रहा है। वांग ई का स्टेटमेंट क्या आया? डिस्क्राइब चाइना इज ए काइंड एंड ट्रस्ट वर्दी मीडिएटर एंड ए कंस्ट्रक्टिव प्लेयर। ग्लोबल फ्लैश पॉइंट क्या है? चैलेंजेस इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट सच एज दोज इन यूक्रेन एंड गाजा वेयर हाईलाइटेड, yet China's initiative suggests a shift toward active engagement. बीजिंग डिक्लेरेशन साइन का डेट जुलाई 2024, 14 पैलेस्टीनियन फैक्शंस, थ्री स्टेप प्रपोजल दिया गया है। इसमें मेन क्या दिया गया है? थ्री स्टेप प्रपोजल। पहला, एक इमीडिएट सीज फायर, जिससे कि
आगे अब जो वॉर चल रहा है वो नहीं हो गाजा में, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना, ये पहला स्टेप। सेकंड, अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ पैलेस्टीनियंस गवर्निंग पैलेस्टीन, पैलेस्टीनियंस ही पैलेस्टीन गवर्निंग करेंगे, ये प्रिंसिपल पे काम। और फिर एक टू स्टेट सॉल्यूशन का रेजोल्यूशन, टू स्टेट में इजराइल आएगा और पैलेस्टीन आएगा। चैलेंजेस क्या क्या है? डिफिकल्टी इन यूनाइटिंग फैक्शन अंडर द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैक्शंस को यूनाइट करके रख पाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यूएस और इसराइल हमास को लेजिटिमेसी नहीं देंगे, हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही वो लोग ट्रीट करेंगे, तो हमास को लेके काफी बड़ा कंसर्न रहेगा। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट एज पर यूएन रेजोल्यूशन, यूएन रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट एस्टैब्लिश करना भी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दिखाई देगा। अब बात करते हैं यूक्रेन क्राइसिस में क्या बात होने वाली है। यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर Dmytro Kuleba visit marked his first since the onset of the war, indicating openness to negotiation. तो यूक्रेन भी नेगोशिएशन के लिए ओपननेस दिखा रहा है, और चाइना बोल रहा है कि डायलॉग से ही कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा। तो चाइना का अच्छा फ्रेंड रशिया है ही, और यूक्रेन के साथ इंगेज हो रहा है, और ये इनको पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या क्या इम्प्लीकेशन मिलेंगे 2018 के बाद से, चाइना ने क्या क्या शिफ्ट लिया फॉरेन पॉलिसी में, वो देखते हैं। Under Xi Jinping, China has shifted from a regional focus to a global engagement strategy. चाइना का फोकस क्या था रीजनल, अब क्या जा रहा है चाइना ग्लोबल, एमिंग टू रीडिफाइन इट्स रोल इन इंटरनेशनल गवर्नेंस, इंटरनेशनल गवर्नेंस में अपना रोल और बढ़ा रहा है। ट्रांजिशन फ्रॉम रीजनल एंड नेबरहुड टू ग्लोबल एंड कनेक्टिविटी, ट्रांजिशन कहां से, रीजनल से नेबरहुड और ग्लोबल कनेक्टिविटी की तरफ ट्रांजिशन जा रहा है। ग्लोबल इनिशिएटिव बाय जी जिनपिंग, जी जिनपिंग ने क्या क्या ग्लोबल इनिशिएटिव्स लिए हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रपोज टू रिवाइव ग्लोबल एफर्ट्स टुवर्ड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय 2030, 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेके आ जाएंगे, ये है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ये इंट्रोड्यूस हुआ अप्रैल 2022 में, proposing principles like state sovereignty, non-interference and opposition to unilateral sanction। तो ये जी जिनपिंग इसको प्रपोज कर रहे हैं, जो भी ग्लोबल इनिशिएटिव है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है कि 2030 तक हमें गोल्स अचीव करने हैं, उसके लिए ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की बात चाइना कर रहा है। सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी चाइना ले रहा है। सोचो, चाइना प्रपोज कर रहा है कि स्टेट्स की सॉवरेनिटी पे ध्यान देना चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस, जो बातें हम पंचशील में बहुत पहले कर चुके हैं वही बातें चाइना दोहरा रहा है, बट कर रहा है। ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, ये मार्च 2023 में चाइना ने प्रपोज किया, फोकसिंग ऑन रेस्पेक्टिंग डाइवर्स सिविलाइजेशन, डाइवर्स सिविलाइजेशन को रेस्पेक्ट करना, चाहे यूरोपियन हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे इंडियन हो, चाहे रशियन हो, चाहे जापानीज हो, सबको अलग अलग रेस्पेक्ट करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन उसी से बढ़ेगा। वेस्टर्न अप्रोच से कैसे डिफरेंट है चाइना का अप्रोच? वेस्टर्न अप्रोच रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता है कि एक रूल हो, रूल बेस्ड ऑर्डर हो, भले ही वो रूल इन्फोर्स कराने के लिए खुद यूरोप या यूएस क्यों नहीं इन्वॉल्व हो, बट चाइना बात करता है सॉवरेनिटी पे, कोई बाहर से कंट्रोल नहीं होना चाहिए, कोई बाहर से इंटरफियर नहीं होना चाहिए। कल्चरल अप्रोच की बात करता है चाइना। जीसीआई पॉजिट्स अ मल्टीपोलर व्यू ऑफ ग्लोबल सिविलाइजेशन, ग्लोबल सिविलाइजेशन में कोई एक पोल, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ये सबसे सुपीरियर नहीं है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, सब मिला जुला के काम करे, वैसा चाइना यहाँ पे बात कर रहा है। वेस्टर्न आइडियोलॉजी सिर्फ वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ही सुपीरियर दिखाती है। कंक्लूजन क्या निकलेगा, चाइनाज रिसेंट डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ईरान सऊदी एग्रीमेंट, बीजिंग डिक्लेरेशन ऑन पैलेस्टीन रिफ्लेक्ट अ प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब एक होता है रिएक्टिव, कुछ होगा तो तुम कुछ करोगे तो उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। रिएक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब खुद से आगे बढ़ के ग्लोबल स्टेज पे बड़े बड़े काम करना को हम क्या बोलेंगे, प्रोएक्टिव। This shift, characterized by significant initiative and a redefined approach to international relations, suggests a strategic effort to reshape global governance and challenge existing power dynamics, particularly the influence of US. As China continues to position itself as a mediator in various conflicts, its ability to successfully navigate this complex issue will be crucial for its aspiration of global leadership. सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं, नेम्स ऑफ ढाबा ओनर्स और कावन रूट। सुप्रीम कोर्ट के पास सामने क्या है, नेम्स ऑफ ढाबा ओनर की बात यहाँ पे चल रही है ना, इशू बिफोर सुप्रीम कोर्ट के, ये क्या है इसका हम लोग समझते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश अथॉरिटीज इशूड डायरेक्शंस रिक्वायरिंग इटरीज
इटरी जहाँ पे खाना खाया जा सकता है, ढाबा हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, जहाँ पे ये लोग कांवर मंडली जाती है ना उस रूट से। टू डिस्प्ले नेम एंड एड्रेस ऑफ ओनर, जो ओनर है उसका नेम क्या है और एड्रेस क्या है, उसके स्टाफ का भी नेम क्या है। इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी मूव है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, प्राइवेसी का वायलेशन है और कोई लीगल बेसिस नहीं है ऐसा लोगों को अपना नाम वाम देने का। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है? द सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड इट्स जुलाई 22 ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक नोटिस issued by police in Muzaffarnagar, UP. This noted mandate hotel, dhaba and shops along with Kawa route to display the name of their owner and employee. जो यूपी की अगर हम बात करते हैं, वहां पे यूपी में मुजफ्फरनगर की पुलिस ने ऐसा बोला था कि कावा रूट में, ढाबाज में, होटल्स में, शॉप्स में ओनर्स और एम्प्लॉय के नाम वहां पे मेंशन होने चाहिए। ठीक है, इसको प्रोहिबिट करने का काम किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किया है। बैकग्राउंड ऑन द नोटिस, क्या नोटिस का बैकग्राउंड है? जुलाई 17 को नोटिस इशू होता है। द नोटिस क्लेम्ड दैट displaying names aimed to address law and order situation that arose due to confusion among कांवरियाज, जो कांवरियाज लोग जाते हैं जल चढ़ाने के लिए शिव जी को, उनके अगेंस्ट उनमें कंफ्यूजन है। इसी के लिए वो उनको क्या चाहिए? स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट चाहिए, स्ट्रिक्टली वेज फूड। इसके लिए नोटिस दिया जाएगा। चैलेंजिंग द नोटिस, वेरियस प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एंड फॉर्मर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया head Akar Patel challenged the police direction, arguing it's targeted Muslim-owned business by compelling individuals to reveal their religious identities. यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है खासकर मुस्लिम बिजनेस को, जो लोग ढाबा चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, कि वो लोग अपना रिलीजियस आइडेंटिटी को रिवील करें, है ना। तो एक तरह से ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस हो जाता है। जुलाई 22 में सुप्रीम कोर्ट में जो भी हियरिंग हुई है उसमें क्या क्या इशू रेज किए गए हैं? उसमें इशू जो रेज किया गया है वो पहला है लैक ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट का कुछ वैसा खास ऑर्डर नहीं दिख रहा है, जुडिशरी ने ऑब्जर्व किया, है ना। दो जज थे, ऋषिकेश रॉय, एसवी एन भाटी, उन्होंने नोट किया कि देयर वाज नो गवर्नमेंट ऑर्डर एम्पावरिंग द पुलिस। पुलिस ने जो भी इशू डायरेक्शन इशू किया है उसके पीछे कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं था। लीगल फ्रेमवर्क, द कोर्ट सजेस्टेड दैट डायरेक्शन कुड बी इशूड अंडर द FSSAI एक्ट, है ना, फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत डायरेक्शन इशू किया जा सकता था। स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत भी डायरेक्शन इशू किया जा सकता था, जिससे कि शुद्ध शाकाहारी, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन फूड मिल सके जो लोग जाते हैं पूजा अर्चना करने उनको। ठीक है, यहाँ स्ट्रीट वेंडर एक्ट का आपको बेसिक्स मिल जाएगा। स्ट्रीट वेंडर जो फ्रूट वगैरह कुछ भी ठेला वेला लगाते हैं उनके लिए। पुलिस एक्शन को लिमिट करने वाली बात, पुलिस अथॉरिटी, द बेंच स्टेटेड दैट पुलिस कुड नॉट असर्ट द पावर ऑफ कंप्लीट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। पुलिस का काम क्या है? गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शन दे रही है उसको इन्फोर्स करना, लॉ बन रहा है, लॉ को इन्फोर्स करना, है ना। खुद से लॉ बना देना, खुद से डायरेक्शन इशू करना, ये नहीं होता है कोई अगर लीगल फाउंडेशन नहीं हो तो। कॉम्प्लायंस का इशू, while the police notice suggests that business should voluntarily display names, the court acknowledged report of penal action against food business operator। पुलिस नोटिस ये बोलता है कि वॉलेंटरली नाम डिस्प्ले करने के लिए पुलिस बोल रहा था कि अपने आप से खुद से स्वेच्छा से डिस्प्ले कर दो, बट यहाँ पे कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि पुलिस पीनल एक्शन की भी कहीं ना कहीं बात कर रही है। खैर, ये सब इतना डिटेल में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, बॉल बाय बॉल कमेंट्री हमें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन का क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड क्या है? सीनियर एडवोकेट AM सिंघवी आर्ग्यूड दैट द डायरेक्शन वायलेटेड आर्टिकल 15(1) prohibiting discrimination based on religion and supported untouchability practice as it could lead to economic boycott of shops employing individual from marginalized community। marginalized community से इकोनॉमिक बॉयकॉट हो जाएगा किसका? इंडिविजुअल्स का। तो यहाँ पे आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के तहत जो एडवोकेट हैं AM सिंघवी, उन्होंने डायरेक्शन इशू किया है। कोर्ट का क्या स्टैंड है? द कोर्ट डिड नॉट वे इन ऑन दीज कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट ड्यूरिंग द हियरिंग। हियरिंग के समय ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट नहीं सुना। अब आपको ये बात सुन लेने का है आर्टिकल 15 का, खासकर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो बात है, आई थिंक वो हमें सुन लेना चाहिए। Prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex, place of birth. State shall not discriminate against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। ये आर्टिकल आपको याद ही होगा,
है ना। तो ये आर्टिकल को अच्छे से याद रखना है, ये आर्टिकल कहीं ना कहीं इस केस से लिंक्ड आपको मिल रहा है। Regulatory framework. The police did not cite any specific law in their directions. The UP government referred to Regulation 2.1.1 of the Food Safety and Standard Regulation, which requires food businesses to display registration certificate and ID card prominently. यूपी गवर्नमेंट ने रेफर किया है गवर्नमेंट का ही रेगुलेशन, गवर्नमेंट का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 का, जहाँ पे जो भी फूड बिजनेसेस हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड को प्रोमिनेंटली दिखाना है। और भी रेलेवेंट लॉ क्या है, एफ एस एस ए एक्ट 2006, जिसका 92 सेक्शन एम्पावर करता है एफ एस एस ए आई को टू क्रिएट रेगुलेशन मैंडेटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटी रिटेलर्स, छोटे छोटे रिटेलर्स एंड फूड बिजनेस, उनका भी रजिस्ट्रेशन कराया जाए। स्टेट क्या क्लेम करती है, गवर्नमेंट क्या क्लेम करती है, गवर्नमेंट इंडिकेट्स दैट मेनी ढाबाज लैक द नेसेसरी रजिस्ट्रेशन, ढाबाज के पास कोई नेसेसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है डिस्प्ले करने के लिए। एफ एस एस ए आई क्या काम करती है आपको पता है, कुछ भी आप पैकेज्ड फूड खरीदते हो उस पे एफ एस एस ए आई का मार्का जरूर देख लिया करो कि उससे वो ऑथराइज्ड फूड है कि नहीं है, अप्रूवल मिला है एफ एस एस ए आई का कि नहीं मिला है, जो आपके हेल्थ के लिए ये बॉडी बनाया गया है। डिस्क्रिमिनेशन का एनालिसिस देख लेते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 तो आप समझ ही गए, इसका इंटेंट समझते हैं। द कोर्ट मस्ट असेस विदर द रिक्वायरमेंट टू डिस्क्लोज नेम लीड टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट शॉप ओनर। अगर डिस्क्लोजर हो रहा है, रिक्वायरमेंट टू डिस्क्लोज नेम्स, अगर नेम्स डिस्क्लोज करने का रिक्वायरमेंट अगर शॉप ओनर के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है, खासकर उनके रिलीजन आइडेंटिटी के लिए, कास्ट आइडेंटिटीज के लिए, अगर ये डिस्क्रिमिनेटरी है तो कोर्ट को एसेस करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है तो अलाउ किया भी जा सकता है, डिस्क्रिमिनेटरी है तो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ही हो जाएगा सीधे सीधे। स्टेट का डिफेंस क्या है, इन इट्स एफिडेविट यूपी गवर्नमेंट रिफ्यूटेड एलिगेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन asserting दैट द नेम डिस्प्ले रिक्वायरमेंट अप्लाइड यूनिफॉर्मली टू ऑल फूड सेलर। यूपी गवर्नमेंट क्या बोलता है कि ये नेम का रिक्वायरमेंट सब फूड सेलर के लिए है, चाहे किसी भी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हो, सबके लिए है, तो डिस्क्रिमिनेटरी कैसे होगा। पुलिस क्या यहाँ जस्टिफाई करती है, पुलिस असर्टेड दैट डायरेक्शन वेर इंटेंटेड टू फैसिलिटेट कन्वीनियंस, जिससे कि सर्टेन फूड आइटम्स में कन्वीनियंस मिले। यहाँ दूसरा एक राइट टू प्रोफेशन वाली बात आती है, कोर्ट को इवेलुएट ये भी करना पड़ेगा आर्टिकल 19(1)(g) से, द कोर्ट मे इवेलुएट विद द डायरेक्शन इन्फ्रिंज ऑन राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। क्या राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस को कोई इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं है, मतलब उसको ये पुलिस का जो गाइडलाइन गवर्नमेंट का है उसको छोटा तो नहीं साबित कर रहा है। राइट टू प्राइवेसी को भी यहाँ देखना पड़ेगा, नाम वाम लोगों का इशू करना, ढाबा ओनर्स वगैरह का, ये राइट टू प्राइवेसी का अगेंस्ट तो नहीं आता है, जो जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी केस में स्टैब्लिश हुआ। तो ये सारे आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अपना जजमेंट देना पड़ेगा। राइट टू फ्रीडम क्या होता है, आर्टिकल 19 से 22 तक आप पूरा पढ़ते हो, दिस इज ऑल अबाउट राइट टू फ्रीडम। 19 से 22 वापस आप रिवाइज कर लेना, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 21A एंड उसके बाद 22, ये सारा आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। फिर बात करते हैं डी वाई चंद्रचूड़ का। वो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ क्या बोलते हैं प्राइवेसी वाले मैटर्स में, खासकर प्राइवेसी वाले मैटर में बोलते हैं कि 3 फोल्ड टेस्ट लगाओ। एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग ऑफ सच रेस्ट्रिक्शन, क्या ऐसा रेस्ट्रिक्शन पे कोई लॉ पहले से बना हुआ है, लॉ होगा तो ही रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता, अदरवाइज नहीं लगाया जाएगा। लेजिटिमेट स्टेट एम, स्टेट का कोई लेजिटिमेट एम है ना, अगर ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहा है तो वो एम लेजिटिमेट होना चाहिए, लोगों के आंखों के लिए सही होना चाहिए। आंखों मतलब लोगों के हिसाब से, पीपल के हिसाब से गवर्नमेंट का नियत सही होना चाहिए काम के पीछे। और रैशनल नेक्सस बिटवीन रेस्ट्रिक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, रेस्ट्रिक्शन जो लगाया जा रहा है और जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है वो वाकई ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा कि नहीं रेस्ट्रिक्शन से, ये भी देखना पड़ेगा। ये तीनों अगर सही होगा तो ही हम ऐसा काम करेंगे। कंक्लूजन यही है, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रही है, इंटरवेंशन रिगार्डिंग द पुलिस नोटिस डिमांडिंग द डिस्प्ले ऑफ शॉप ओनर नेम्स along the Kavan route raises significant legal and ethical question। लीगल क्वेश्चन भी है, एथिकल क्वेश्चन भी है, सोशल क्वेश्चन भी है। इट हाईलाइट्स द इंटरसेक्शन ऑफ पब्लिक सेफ्टी, religious identity and individual rights। As the court examines the implication of these direction on discrimination, privacy, right to conduct business,
Its ruling could have broader ramification for how state action interact with personal freedom. ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आप यहाँ से समझ गए होंगे। थर्ड टॉपिक ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द थर्ड टॉपिक? अ न्यू पुश इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में एक नया पुश मिला है। क्या है? इंडिया होस्टेड द सेकंड बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट। फॉरेन मिनिस्टर का रिट्रीट हुआ। बिम्स्टेक एक ग्रुप है और बिम्स्टेक ग्रुप कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल रीजन का है। देखिए, अगर हम यहाँ पे इंडिया को बना लेना, तो इंडिया को बनाने के बाद यहाँ पे नेपाल हो जाएगा, आपको पता है। यहाँ पे एक भूटान कंट्री आता है छोटा से, यहाँ बांग्लादेश आ जाता है, ये इंडिया हो गया। यहाँ पे एक कंट्री आ जाता है म्यांमार, यहाँ कंट्री आ जाएगा थाईलैंड, यहाँ आ जाएगा श्रीलंका। और ये जो रीजन है ये है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के अराउंड ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं। ये कंट्रीज मिलके एक ग्रुप बनाती है जिनको क्या बोलते हैं? बिम्स्टेक। उनका सेकंड सेकंड होने वाला था मिनिस्ट्रियल रिट्रीट न्यू दिल्ली में, और फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे मिले हैं। फॉरेन मिनिस्टर मिलकर क्या बातचीत कर रहे हैं बिम्स्टेक के रिगार्डिंग, वो बात हम लोग समझते हैं। बिम्स्टेक में कितनी कंट्रीज हैं? टोटल 7। अभी मैंने बताया फॉर्म्ड कब हुआ है? 1997 में। तब 7 कंट्रीज नहीं थी, तब कम थी, 4 कंट्री थी, बाद में 3 कंट्री और ऐड हो गया। रिसेंट डेवलपमेंट क्या है? इंडिया होस्टेड द सेकंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्ट्रियल रिट्रीट न्यू दिल्ली इन जुलाई 2023। फोकस ऑन सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सब पे फोकस रहेगा। 6 बाई बिम्स्टेक समिट सितंबर 2023 में हुआ था। एक्सपेक्टेड साइनिंग द बिम्स्टेक अग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। बिम्स्टेक अग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। अब बिम्स्टेक क्या है ये आपको बता दिया गया है। बिम्स्टेक फाउंडेड इन 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन से बिम्स्टेक फाउंड किया गया है। और बैंकॉक डिक्लेरेशन से बिम्स्टेक का ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी जब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनता है ना, उसका ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस रीजन में, उस एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। टू कोलेबरेट एंड म्यूचुअली असिस्ट मेंबर ऑन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट के मैटर पे एक दूसरे एक मेंबर का असिस्टेंस करना। बेनिफिशियल कोऑपरेशन करना, पॉवर्टी एरिडिकेट करना बे ऑफ बंगाल रीजन में। स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन। बिम्स्टेक मेंबरशिप। बिम्स्टेक कॉम्प्राइज 5 साउथ एशियन कंट्रीज और साथ में 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी है। इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी यहाँ पर फुलफिल होता है। स्ट्रेंथनिंग टाइज विथ ईस्टर्न नेबर इज क्रूशियल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली इन द लाइट ऑफ चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। हम बात करते हैं आसियान की। बिम्स्टेक के साथ आसियान भी जुड़ के निकल के आता है। आसियान कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आसियान को हम फोकस करते हैं। आसियान का फायदा क्या है? एक्सेस टू सी। इम्प्रूव्ड रिलेशन विद बांग्लादेश एंड म्यांमार विल प्रोवाइड इंडियाज लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन विद बेटर एक्सेस टू मैरीटाइम रूट। जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ म्यांमार और बांग्लादेश, तो आपको यही बोलता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के हिसाब से म्यांमार का और बांग्लादेश का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। बांग्लादेश के थ्रू त्रिपुरा पहुंचना इजी हो जाता है, म्यांमार के थ्रू मिजोरम और मणिपुर पहुंचना इजी हो जाता है रेस्ट ऑफ इंडिया से। इंडो पैसिफिक प्रेजेंस क्या है? इनहेंस टाइज विथ म्यांमार एंड थाईलैंड विल स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन इन इंडो पैसिफिक, अलाइनिंग विथ आसियान सिग्निफिकेंस इन इंडियाज स्ट्रेटेजिक विजन, जिससे कि आसियान का सिग्निफिकेंस दिखता है। आसियान कंट्रीज क्या है? ये देखो, ये 10 कंट्रीज है ना, साउथ ईस्ट एशिया वाली, ये तीनों 10 कंट्रीज मिलके क्या बनती है? आसियान कंट्रीज बनती है। इस रिट्रीट का थीम क्या था? इंटरसेक्शन ऑफ पॉलिसी। इंटरसेक्शन ऑफ पॉलिसी, इंडिया का एक पॉलिसी है, बिम्स्टेक के अलावा नेबरहुड फर्स्ट चल ही रहा है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी चल ही रहा है, सागर चल रहा है, सबका एक तरह से क्या हो? इंटरसेक्शन, सबका एक कॉमन पॉइंट पे हम लोग आ जाए। 2 पार्ट स्ट्रक्चर की बात करी है यहाँ पे एस जयशंकर साहब ने। फर्स्ट सेगमेंट में जो करंट स्टेट ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इंडिया चला रहा है, उसका क्या आउटकम आया, हमें ये देखना है। डिस्कशन इंक्लूडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फोकसिंग, जो एग्रीकल्चर पे फोकस करे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे फोकस करे, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट पे फोकस करे। सेकंड सेगमेंट क्या है? कंट्रीज एक्सप्रेस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अपकमिंग समिट, हाईलाइटिंग द नीड फॉर रिसोर्स मैपिंग, ब्लू इकोनॉमी कोऑपरेशन एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मैटर्स। इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब स्टार्ट हुआ था? 2014 में। उसका नाम पहले क्या था? लुक ईस्ट पॉलिसी था। लुक ईस्ट पॉलिसी कब स्टार्ट हुआ था? 1992 में।
अब एक्ट ईस्ट के तहत हम क्या करते हैं, इंडिया ईस्ट की तरफ जो भी कंट्रीज है उनसे ज्यादा एंगेजमेंट खोजता है। ईस्ट कंट्रीज में जापान वगैरह भी आ जाते हैं और पूरे पूरे आसियान नेशन आ जाता है। अब जैसे हम बांग्लादेश से अखरबुआ अगरतला रेल लिंक की बात कर लें, या फिर कालादान मल्टी मॉडल की बात कर लें, जो कि हम लोग प्रोजेक्ट चला रहे हैं किसके बीच, इंडिया और म्यांमार के बीच, या इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट लिंकेज की बात कर लें बांग्लादेश से, है ना, या फिर इंडिया जापान एक्टिस्ट फोरम की बात कर लें, ये सारा यहाँ से डिसाइड होगा। ब्लू इकोनॉमी, ये आप सीधे सीधे पॉइंट बाय पॉइंट याद कर सकते हो। ब्लू इकोनॉमी मतलब वाटर से रिलेटेड इकोनॉमी, स्मार्ट शिपिंग की बात कर लें, है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर लें, सस्टेनेबल फिशरीज की बात कर लें, रिन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस करना, इलीगल फिशिंग पे एक्शन लेना, मैरीन लिटर को कम करना, ये सारा कुछ ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड आ जाता है। स्पेसिफिक प्रपोजल, हर मेंबर स्टेट ने क्या क्या प्रपोजल अभी दिया है। म्यांमार बोल रहा है कि जो ऑनलाइन स्कैमिंग होता है उसको कॉम्बैट करने की जरूरत है। थाईलैंड बोल रहा है स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन इन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डोमेन। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डोमेन जैसे ये ऑनलाइन स्कैमिंग ही हो गया। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डोमेन क्या होता है, वॉर। वॉर के अलावा जो सिक्योरिटी डोमेन है वो क्या है, नॉन ट्रेडिशनल। नेपाल क्या बोलता है कि सारे कंट्रीज के बीच में सिनर्जीज बढ़ाई जाए। सिनर्जीज मतलब म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ाया जाए जिससे रिजल्ट अच्छा है। भूटान क्या बोलता है, टूरिज्म में कोलैबोरेशन हो, कल्चरल एक्सचेंज हो। बांग्लादेश क्या बोलता है, ब्लू इकोनॉमी में कोऑपरेशन हो। फिशिंग जो है उस पे बैन लगाया जाए, खासकर ब्रीडिंग सीजन में। अभी सावन जो महीना चल रहा है ब्रीडिंग सीजन ही बोला जाता है। श्रीलंका क्या बोल रहा है, मिनरल रिसोर्स को मैप किया जाए। तो ये सब काम बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज बोल रही हैं। बायलैटरल एंगेजमेंट ड्यूरिंग द रिट्रीट, क्या क्या बायलैटरल एंगेजमेंट हुआ, हमारा बायलैटरल एंगेजमेंट म्यांमार से भी हुआ, बांग्लादेश से भी हुआ। डिस्कस कंसर्न ओवर डिस्प्लेस्ड पर्सन जो हो चुके हैं, नारकोटिक्स, जो कि म्यांमार में हमेशा, अभी एपीएससी मेंस का भी यही क्वेश्चन था जीएस पेपर 2 में, है ना, ड्रग्स वगैरह, आर्म्स स्मगलिंग। अर्जिंग फॉर द रिटर्न ऑफ अनलॉफुली डिटेन्ड इंडियंस, जिन जिन इंडियंस को अनलॉफुली जेल में रखा गया है म्यांमार में, उनको वापस रिटर्न करना। इससे बात हुई म्यांमार से। बांग्लादेश से क्या बात हुई, जो रिक्वेस्ट फॉर स्मूथ सप्लाई ऑफ डेली इसेंशियल, टेक्निकल असिस्टेंस फॉर तीस्ता प्रोजेक्ट, तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकल असिस्टेंस मिलना और लॉन्ग स्टैंडिंग इशू को दूर करना। प्राइम मिनिस्टर मोदी से क्या एंगेजमेंट हुआ, एट द एंड ऑफ रिट्रीट द फॉरेन मिनिस्टर मेट विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, मार्किंग अ डिकेड ऑफ इंडियाज एक्सिस्ट एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज। क्या क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं, ओवरकमिंग ज्योग्राफिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, कालादान आईएमटी जो भी है इसको हमें बिल्ड करना है, ट्रेड इम्बैलेंसेस को कम करना है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना है, कंपीटिंग इंटरेस्ट को मैनेज करना है। कंपीटिंग इंटरेस्ट, दो कंट्री एक ही इंटरेस्ट के लिए compete करें, उनको मैनेज करना है। कंट्रीज के बीच में राइवलरीज नहीं हो, इसको मैनेज करना है। बिमस्टेक प्लेटफॉर्म को यूज करना है मैक्सिमम, उसको ही बोलते हैं लिवरेज करना, जिससे रीजनल इंटीग्रेशन हो। हम भी चाहते हैं यूरोपियन यूनियन जैसा अपना भी ये रीजन बन जाए। इंडियाज रिन्यूड फोकस ऑन बिमस्टेक रिफ्लेक्ट्स इट्स strategic priority in Bay of Bengal by strengthening cooperation and addressing shared challenge. BIMSTEC has the potential to become significant driver of economic growth and regional stability. I hope आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।